मुझे अरविंद राय सर की वो लाइन आज भी याद है कि मुझे दिक्कत नहीं कि अगर तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे दिक्कत तब होगी कि मेरी क्लास अटेंड करने के बाद भी तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस। चलिए, तो कल हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इसके हमने फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। टुडे वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि मेरे को वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जिसपे कि मेरी टोटल कॉस्ट जो आएगी इट हैज़ टू बी मिनिमम। तो सबसे पहले अगर मेरे को ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना है या ऑप्टिमिलिटी के लिए जाना है तो पहले मेरे पास में एक फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कल हमने जो VAM से निकाला था वो वाला सॉल्यूशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। क्या आया था सॉल्यूशन जो VM से हमने कैलकुलेट किया था? एक मिनट, 2 में 1 1 5। ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ कहाँ पे है वो बता दो, कौन से सेल में? 2-1 में, 1-4 में, 1-4 में कितना? 1 तो सबसे पहले जब मेरे को ऑप्टिमिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है तो मेरे पास में एक फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए। वो फिजिबल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख लिया, राइट। इसके बाद नंबर ऑफ एलोकेशन जो है, नंबर ऑफ एलोकेशंस should be equal to m plus n minus 1। m और n जो है वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम है। ये नेसेसरी कंडीशन है, तभी आप यहाँ पे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे जब m plus n minus 1 इक्वल, नंबर ऑफ एलोकेशन जो है वो m plus n minus 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है और कॉलम जो है वो 4 है, -1, तो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन मेरे को मिलने चाहिए 6। इज दैट क्लियर? देखो अभी कितने हैं सॉल्यूशन अपने पास में, एलोकेशन 1 2 3 4 5 6। तो अभी जो क्वेश्चन है मैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए आगे बढ़ सकता हूं। इफ m plus n minus 1, sorry, if number of allocations are less than m plus n minus 1, it is said to be degenerate solution. What is degeneracy? What is degeneracy? अरे ऐसे करोगे, हाँ, अनइक्वल होता है। सिंप्लेक्स मेथड में पहले ही बताया था मैं डिजेनरेसी क्या होता है। क्या होता है डिजेनरेसी? पढ़ते लिखते नहीं हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? टाई वाई तो बात की बात है। व्हाट इज डिजेनरेसी? डिजेनरेसी होगा तो टाई हो सकता है, वो तो एक कंडीशन है, पर होता क्या है डिजेनरेसी? काहे में इम्बैलेंस? भाई उसको अनबैलेंस प्रॉब्लम बोलते हैं। सिंप्लेक्स मेथड जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने डिजेनरेसी पढ़ाई थी। डिजेनरेसी होता है तो ये कंडीशन होता है कि टाई हो सकता है लिविंग वेरिएबल में, वो ठीक बात है, लेकिन डिजेनरेसी होता क्या है?
ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? एक लाइन का डेफिनेशन है यार। हाँ, नंबर ऑफ एलोकेशन वो तो अपन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए केस में कर रहे हैं। डीजेनरेसी होता है जब वन ऑफ द बेसिस वन और मोर ऑफ द बेसिस वेरिएबल्स आर जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिस वेरिएबल है वो है m प्लस एन माइनस वन, राइट। तो यदि नंबर ऑफ एलोकेशन मेरे को m प्लस एन माइनस वन से कम मिल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई बेसिस वेरिएबल जो है वो जीरो हो रहा है। डीजेनरेसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वन ऑफ द बेसिस वेरिएबल इज जीरो, वन और मोर। एक या एक से ज्यादा बेसिस वेरिएबल जब जीरो होते हैं तो उसे हम कहते हैं डीजेनरेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेरे पास जो बेसिस वेरिएबल आएंगे दैट इज m प्लस एन माइनस वन, और यदि एलोकेशन जो है वो m प्लस एन माइनस वन से कम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो डीजेनरेट सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? तो अगर आपको डीजेनरेट सॉल्यूशन मिलता है, इट इज सेड टू बी डीजेनरेट सॉल्यूशन इफ द सॉल्यूशन is degenerate epsilon is added to the independent cells so that total allocation becomes equal to m प्लस n माइनस वन। अगर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ एलोकेशन जो है वो m प्लस एन माइनस वन के बराबर होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे मेरा m प्लस एन माइनस वन जो है वो 6 आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ एलोकेशन मेरे को 4 ही मिल रहा है। तो उस कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा? एप्सिलॉन ऐड करना पड़ेगा टू द इंडिपेंडेंट सेल। क्या होता है इंडिपेंडेंट सेल, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगर 4 एलोकेशन मिल रहा है तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले मेरे को ये 4 एलोकेशन को 6 करना पड़ेगा, क्योंकि बिना 6 किए मैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? तो अगर 4 एलोकेशन मिल रहे हैं तो 2 इंडिपेंडेंट सेल में मेरे को एप्सिलॉन ऐड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ताकि टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन जो है वो m प्लस एन माइनस वन के बराबर हो जाना चाहिए। अभी हमारे पास ये जो प्रॉब्लम थी इसमें m प्लस एन माइनस वन जो है वो 6 आ रहा है और नंबर ऑफ एलोकेशन जो है वो भी 6 आ रहे हैं। करेक्ट है? अगर नंबर ऑफ एलोकेशन 5 होते तो किसी एक इंडिपेंडेंट सेल में मेरे को एप्सिलॉन ऐड करना पड़ता। यदि नंबर ऑफ एलोकेशन 4 होते तो 2 सेल में मेरे को एप्सिलॉन को ऐड करना पड़ता। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि जब मैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने जाऊं तब मेरे पास में नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस एन माइनस वन के बराबर होने चाहिए। अगर एलोकेशन कम है तो कुछ इंडिपेंडेंट सेल में आप एप्सिलॉन को ऐड कर दो ताकि टोटल एलोकेशन जो है वो m प्लस एन माइनस वन के बराबर हो जाए। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, अपन डायरेक्टली जा सकते हैं और ऑप्टिमिलिटी टेस्ट जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आप बनाएंगे कॉस्ट मैट्रिक्स। आ गया? ठीक तो है? आ तो रहा है? अभी हम लोग बनाएंगे कॉस्ट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मेरे पास 3/4 की मैट्रिक्स है,
तो आप सबसे पहले ड्रॉ करो एक 3/4 की मैट्रिक्स। चलो, तो सबसे पहले पहला स्टेप है, 3 मैट्रिक्स मेरे को यहाँ पे बनानी पड़ेगी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए। पहली मैट्रिक्स जो मैं बना रहा हूँ वो है मेरी कॉस्ट मैट्रिक्स, सीजे वाली मैट्रिक्स, जो हम कहते थे ना वहाँ पे कॉस्ट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम पहले कॉस्ट कोफिशिएंट लिखेंगे। किन सेल का लिखेंगे? जब आप सिंप्लेक्स मेथड यूज करते हो तो सीजे माइनस जेड आप कौन से वेरिएबल का कैलकुलेट करते हो? बेसिस वेरिएबल के लिए या नॉन बेसिस वेरिएबल के लिए? बेसिस वेरिएबल के लिए तो सीजे माइनस जेड जो है वो ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। नॉन बेसिस के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सीजे माइनस जेड ही कैलकुलेट करना है। यहाँ मेरे को सीजे माइनस जेड ही कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं बनाऊंगा कॉस्ट की अपनी मैट्रिक्स। तो कॉस्ट की मैट्रिक्स बनाने के लिए जिन सेल में एलोकेशन हुआ है उन सेल की कॉस्ट लिख दीजिए। तो ये वाले X11 में एलोकेशन हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, जो भी कॉस्ट थी उसके अंदर 3, 1, 6, 3 एंड 1। अरे मैं एलोकेशन लिख दिया क्या? 2, 3, अच्छा हाँ ठीक ठीक, सॉरी। यहाँ 2, 3, 1 and then 5, 15 and 9, 5, 15 and 9, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल लिखूंगा U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, ठीक है बच्चों। आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब m+n वेरिएबल आएंगे, m+n वेरिएबल आएंगे। और ये दोनों का जो सम होगा, u और v का सम जो होगा वो कॉस्ट मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, वो कॉस्ट कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरे को मिलेगी u1 + v1 = 2, दूसरी इक्वेशन मिलेगी v1 + u2 = 3, करेक्ट है। तो ऐसे कुल मिला के मेरे को कितनी इक्वेशन मिलेगी? 7 नहीं मिलेगी, m+n-1 मिलेगी, क्योंकि एलोकेशन तो m+n-1 ही है। इज दैट क्लियर? तो यहां से मेरे को 6 इक्वेशन मिलेगी और वेरिएबल मेरे पास में है 7, राइट। तो व्हाट आई हैव टू डू कि किसी एक वेरिएबल को आप 0 मान लो। एक वेरिएबल को आपने 0 मान लिया, तो अब 6 इक्वेशन और 6 ही वेरिएबल बचे जिनकी वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैं u1 को 0 मान लेता हूं। ये वैल्यू मैंने 0 ले ली, ये वैल्यू 0 ले ली, तो ये वैल्यू मेरे को v1 की मालूम चल जाएगी। क्या होगा? वेरी गुड, ये वैल्यू मेरे को मालूम चल जाएगी 5। कैसे भैया? ये दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो ये 1 आया ना, 2 + 1 = 3, ये वैल्यू मेरे को मालूम चल जाएगी 5, राइट। 5 मालूम चल गया, तो ये वैल्यू मेरे को मालूम चल गई 10, राइट। अभी ये वैल्यू 5 मालूम है, ये 9, तो ये वैल्यू मेरे को मालूम चल गई 4, राइट। अभी ये 4, तो ये हो गया -3। समझ में आया बच्चों? आपके पास अननोन आए m+n, जिसमें से आपने एक अननोन को 0 मान लिया, तो अब आपके पास बच गए m+n-1 अननोन, और उतने ही अपने को इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये मेरी कॉस्ट की मैट्रिक्स आ गई। अब मैं बनाऊंगा zj की मैट्रिक्स।
Now I will चलिए अब जिन सेल में एलोकेशन हो चुका है वो है मेरे बेसिस वेरिएबल, तो उसके लिए मेरे को सीजे माइनस जेड जे निकालने की जरूरत नहीं है। अब चाहो तो निकाल लो, जीरो वैल्यू आएगी। तो फालतू का कैलकुलेशन मैं क्यों करूं, तो मैं ये जहां पे एलोकेशन हो गया उसको मैं छोड़ देता हूं। जहां पे अभी मेरे को सीजे माइनस जेड जे निकालना है, तो मैं यू प्लस वी, यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी, -3। अब ये सेल की वैल्यू मेरे को लिखनी है x13 की। x13 की वैल्यू 2 + 10 12, 2 प्लस क्या 4 था ये, 2 + 4 ये आ गया 6, -3 + 0 ये आ गया -3, -3 + 1 -2, -3 + 10 7, 5 + 1 6। ठीक है, अब अगले स्टेप में अपने को मिल जाएगा सीजे माइनस जेड जे। ये जो प्राइमरी मैट्रिक्स है ये मेरी कॉस्ट की मैट्रिक्स है, दिस इज द कॉस्ट मैट्रिक्स, राइट। और ये मेरे को मिली है जेड जे की मैट्रिक्स, तो दोनों को माइनस कर दो। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, जो बेसिस वेरिएबल है उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो क्या वैल्यू आएगी ये सेल की, x13 में क्या लिखूंगा मैं, हाँ -1, 11 -12, ठीक है, 7 -6, 1 -3 4, 2 and 6 -7, that is again -1, and 8 -6 2. This is nothing but your matrix of Cj minus Zj. Now what next? अब क्या मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है या नहीं मिला है, मिला है तो क्यों, और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हाँ क्योंकि मेरी प्रॉब्लम काय की है, मिनिमाइजेशन की, करेक्ट है। अभी ये दो भाई लोग बाहर बैठे हुए हैं, कौन, एक x13 और x23, करेक्ट है। इनको लाने से कॉस्ट मेरी कम हो रही है, तो इनको मैं टीम में लेकर आऊंगा, एम आई करेक्ट, इनको लेकर मैं टीम में आऊंगा। तो अभी -1 यहाँ पे आ रहा है, तो कोई भी एक सेल आप सेलेक्ट कर लो रैंडम। अगर यहाँ पे -2 और -1 होता तो मैं -2 को सेलेक्ट कर लेता। यहाँ चूंकि -1 है, तो मैं किसी एक सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं। सपोज मैं x11 में ऐड कर देता हूं +x। अभी यहां पे 0 एलोकेशन था, लेकिन अभी मेरे को मालूम चला कि नहीं भैया इसको नॉन बेसिस नहीं रखना है, ये वेरिएबल को मेरे को बेसिस बनाना है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पे मैं कुछ यूनिट ऐड करना चाहता हूं। अब सवाल उठता है कि मैं कितनी यूनिट ऐड कर सकता हूं। मैक्सिमम यहां पे मैं यूनिट ऐड करना चाहता हूं, मैक्सिमम यूनिट मैं यहां पे ऐड करना चाहता हूं। तो तुम बताओ मेरे को मैक्सिमम मैं कितनी यूनिट यहां पे ऐड कर सकता हूं।
3, चलो 3 यहाँ पे कर दिए बेटा, चलो यहाँ पे 3 कर दिए, तो ये रो का बैलेंस मेरे को करना है, तो 3 मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ माइनस किया तो मेरे कॉलम में अब जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। अच्छा एक बार में, अच्छा एक बात और ध्यान दो, एक बार में सिर्फ एक ही वेरिएबल को मैं बेसिस वेरिएबल बना सकता हूं, क्लियर। अब आपने कहा कि सर आप यहां पे कर दो +3, करेक्ट है। अगर मैं यहां पे +3 कर दिया तो यहां पे मैं -3 करूंगा। अब इस कॉलम को सेटिस्फाई करने के लिए इस कॉलम में मेरे को कहीं +3 ऐड करना पड़ेगा, और किसी और जगह यदि मैं +3 ऐड कर दिया तो 2 वेरिएबल को एक साथ मैं बेसिस बना दूंगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस कॉलम में कोई छेड़छाड़ करता हूं, देखो मैं यहां तो प्लस कर ही रहा हूं और इस कॉलम में भी मैंने कर दिया, तो मैं एक साथ 2 वेरिएबल को नॉन बेसिस बना दे रहा हूं, वो अपन नहीं कर सकते, राइट। तो यहां पे मैं अगर मान लो +3 किया तो मैं यहां -3 करूंगा, -3 करूंगा तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, -2। चलेगा? नहीं चलेगा। तो यहां पे मैं, तो कैसे करेंगे, देखो आप क्लोज लूप कंप्लीट करो, कितनी वैल्यू मैं ऐड करूंगा ये बस ध्यान देने की बात है। यहां पे मैं मान लेता हूं कि मैं +x ऐड कर रहा हूं, राइट। यहां पे +x ऐड किया तो अभी ये रो में मेरे को कहीं -x करना पड़ेगा। क्या जहां पे 5 है वहां पे मैं -x कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पे माइनस करूंगा तो इस कॉलम में कहीं प्लस करने की मेरे पास जगह नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां करूंगा -x। यहां -x किया तो अब क्या करूंगा, अब ये 5 में मैं करूंगा +x, राइट। यहां +x किया तो फिर यहां पे मैं कर दूंगा -x। अभी क्या हुआ, मैं वापस अपनी सेल पे पहुंच गया। तो इसका मतलब मेरा जो रो और कॉलम का जो बैलेंस था वो बैलेंस मेंटेन रहा। बात समझ में आई? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? What is the value of what could be the maximum value of x? 1. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए मैं देखता हूं कि मैंने -x कहां पे किया है। एक मैंने इस सेल पे किया है और दूसरा मैंने इस सेल पे किया है, करेक्ट। अब अगर मैं मान लो कि x = 3 रख लेता हूं तो यहां पे मेरे को -2 मिल जाएगा, जो कि फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, जहां जहां पे आपने -x किया है, जहां जहां पे आपने -x किया है उसमें से जहां पे मिनिमम एलोकेशन होगा वही मेरा यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन हो सकता है। बच्चों बात समझ में आई? इज दैट क्लियर टू यू? जहां पे आपने -x किया है, जहां पे आपने -x किया है उसमें जो मिनिमम एलोकेशन है वही आपका मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन हो सकता है, करेक्ट। तो मैंने यहां पे माइनस किया था, यहां पे माइनस किया था, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 1। तो अभी नया एलोकेशन मेरे को क्या मिल गया, यहां पे मैंने 1 यूनिट एलोकेट कर दिया, राइट। यहां पे 1 हो गया, यहां पे कितनी यूनिट हो गई, ये बन गया नॉन बेसिस, दैट इज नॉन बेसिस। यहाँ पे 5 की जगह कितनी यूनिट हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना। यहाँ पे तो 1 यूनिट अपन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो गई 7 यूनिट और यहाँ पे मेरे पास में हो गई 2 यूनिट, करेक्ट है। कर प्रैक्टिस करेगा तो आएगा, ऐसे देखते रहने से नहीं होगा। अभी सॉल्व कर सेकेंड स्टेप। चलो अभी क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हुआ, मेरे को एक बेटर सॉल्यूशन मिला है। पहले वाले से मेरा 1 रुपया अभी कम हो गया है। 1 ही रुपया कम होगा ना, कि ज्यादा कम होगा? 1 ही रुपया कम होगा, क्योंकि यहां पे ऐड करने से 1 रुपया कम हो रहा था और यहां पे मैं 1 ही यूनिट ऐड किया हूं। यस और नो? तो पहले जो सॉल्यूशन मिल रहा था उससे 1 रुपया आप मेरा कम खर्च होगा, लेकिन ये मिनिमम है कि नहीं? डू आई नो दैट?
नहीं, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये CJ माइनस ZJ वाली टेबल फिर से बनानी पड़ेगी। क्लियर हुआ ये? चलो फटाफट सॉल्व करो। चलिए बन गया। क्या आया आंसर? क्या गया? मिनिमम कॉस्ट 100 आ रहा है और एलोकेशन क्या आ रहा है? हुआ? हाँ, हो जाएगा नहीं, अभी तो क्या कर रहे हो? कब हो जाएगा? अभी तेरे को नया एलोकेशन मिल गया है। 5 1 7 1 2 3 4 5 6 करेक्ट है। 6 एलोकेशन है और फिर से मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा UV और W, सॉरी U। यहाँ पे 2 गायब होगा यहाँ से और यहाँ पे 11 ऐड होगा। 11 ही है ना यहाँ पे? कॉस्ट 11 ही है ना यहाँ पे? इलेवन करेक्ट है। फिर से यहाँ पे मैं ले लिया 0, ये 0 तो यहाँ पे आया 5, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे -3 और ये आया 1 1 और यहाँ पे आया 2। ठीक है ये। अब अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली U और V जब कैलकुलेट कर लिए हो तो डायरेक्टली आप CJ माइनस ZJ भी निकाल, चलो आप अगर इसी टेबल से निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ गया 0 + 1 1, यहाँ पे आ गया 1 + 4 5, 1 प्लस सॉरी -3 +2 कहाँ, ये -1 आएगा ना, -1 7 और 5 + 2 1 + 0 1 5 कहाँ गलत है, -3 -1 7 और 7 कहाँ गलत है? कहाँ पे बोल रहा हो, ऊपर वाले? अच्छा यहाँ पे ये वाला 3 बोल रही हो, ये -3। अच्छा क्या बोलो, ये -3 गलत आ रहा है? कैसे गलत आ रहा है? -3 ठीक तो है। -3 + 4 = 1, 4 सही है तो कहाँ गलत है? हाँ अच्छा, इसके बाद वाली टेबल चेक कर, ठीक है। चलो तो ये आ गया। अभी
2 minus 1 1, 7 minus 5 2, 1 minus 3 4, 1 minus 1 नीचे 1। तो अभी भी मेरा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं हुआ है। अगली बार इसको ऑप्टिमल करने के लिए +6 पे मेरे को करना पड़ेगा x को ऐड। तो यहाँ पे अगर मैंने किया +x तो यहाँ -x करूँगा, यहाँ पे हुआ -x, यहाँ पे -x हुआ तो यहाँ पे होगा +x और यहाँ पे ऑलरेडी -x है। करेक्ट है। तो नया एलोकेशन क्या हुआ, यहाँ पे -x की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो 1 है, तो ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू होगी 0, दिस वैल्यू इज 1, सॉरी दिस वैल्यू वुड बी 2 and this value would be 2। यहाँ पे क्या 2 आ रहा है? पहले एक बार मैंने सोच चुका ना, यहाँ पे आ गया 1। करेक्ट है। दोबारा फिर से अपन अभी ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करेंगे। अगर सारी वैल्यू 0 या नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपने को मिल चुका है। करेक्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब डीजेनरेसी आएगी तो क्या करेंगे। एक डीजेनरेसी का प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास में देर आर 4 प्लांट्स, 4 प्लांट हैं यहाँ पे और 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं। करेक्ट है। प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो डिमांड है वो 300 की आ रही है और सप्लाई जो है वो 400 की आ रही है। राइट। तो सबसे पहले मेरे को डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक डमी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेरे को जनरेट करना पड़ेगा। डमी मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब डमी ऐसा कुछ है नहीं तो प्रैक्टिकली वहां पे कुछ ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, और जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, 0। तो 0 0 0 एंड 0। और कैपेसिटी इसकी भी हो गई 100। ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ यूजिंग नॉर्थ वेस्ट मेथड। नॉर्थ वेस्ट मेथड अगर मैं यूज़ करूँगा तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा मेरे को, 100
क्या सॉल्यूशन मिलेगा जी यहाँ पे हमको? 100, 700, 100, 100 और यहाँ पे भी 100. So that is the solution obtained from the नॉर्थ वेस्ट मेथड. करेक्ट है. कुल मिला के मेरे को चाहिए एक फिजिबल सॉल्यूशन. लेकिन यहाँ पे मेरे पास में है m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू m है 4, नंबर ऑफ रो जो है वो 4 है और कॉलम भी जो है वो 4 है, -1, तो एलोकेशन मेरे को मिलना चाहिए था 7. कितने एलोकेशन मिल रहे हैं मेरे को? कितने एलोकेशन मेरे को मिल रहे हैं? 7. करेक्ट है. अब बच्चों 7 एलोकेशन मेरे को मिल रहे हैं, मेरे को चाहिए नंबर ऑफ एलोकेशन दैट शुड बी 7. तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 माइनस 4 एलोकेशन है और रिक्वायर्ड एलोकेशन 7 थे. तो 7 माइनस 4 यानी कि 3 सेल्स में मेरे को एप्सिलॉन को ऐड करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? अब जब आप एप्सिलॉन को ऐड कर रहे हैं तो किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि जिसमें मिनिमम कॉस्ट आ रही है उसमें आपको ऐड करना है. ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उससे आप किसी भी सेल पे ऐड कर सकते हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट सेल होना चाहिए. इंडिपेंडेंट सेल मतलब कि क्लोज लूप फॉर्म नहीं करना चाहिए. क्लोज लूप फॉर्म नहीं करना चाहिए. तो जैसे अभी अगर अपन देखें इस प्रॉब्लम को, तो हम किसी भी सेल में एप्सिलॉन को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एप्सिलॉन. वैसे कम कॉस्ट पे करें तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एप्सिलॉन. एक एप्सिलॉन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. ठीक. अब 1 2 यहाँ पे जब मैंने एप्सिलॉन ऐड कर दिया बच्चों, यहाँ पे जब मैं एप्सिलॉन ऐड कर दिया तो ये 3 पे मैं एप्सिलॉन ऐड नहीं कर सकता. अब मैं इस 3 पे एप्सिलॉन ऐड नहीं कर सकता. 3 पे एप्सिलॉन ऐड करूंगा तो प्लस माइनस वापस अपने घर पहुंच गया. बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पे मैं एप्सिलॉन ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन ऐड करने के बाद ये 3 पे मैं एप्सिलॉन को ऐड नहीं कर सकता. इज इट क्लियर? चलिए, क्या मैं ये वाले क्या ये वाले 0 पे मैं एप्सिलॉन ऐड कर सकता हूं? ये वाले 0 पे अगर मैं एप्सिलॉन ऐड किया, यहां पे प्लस किया, यहां माइनस, कहानी यहीं रुक गई और कोई एलोकेशन यहां पे है नहीं. तो यहां पे एप्सिलॉन हम ऐड कर सकते हैं. अब यहां पे एलोकेट कर दिए, क्या इस 1 पे मैं एलोकेशन कर सकता हूं? इस 1 पे मैं एलोकेशन करूंगा तो यहां पे प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, वापस अपने घर पहुंच गया. यानी कि ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट सेल नहीं है. क्लियर हुआ बेटा ये बात? चलिए, यहां पे एप्सिलॉन ऐड करने के बाद क्या ये 0 पे मैं एप्सिलॉन ऐड कर सकता हूं? यहां पे अगर मैं मान लो एप्सिलॉन ऐड करता हूं प्लस माइनस, कहानी रुक गई. यहां पे प्लस किया, यहां माइनस किया. अब इस कॉलम में कोई लोकेशन नहीं है मेरे पास में, तो मैं यहां पे भी एप्सिलॉन को ऐड कर सकता हूं. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो ओनली थिंग दैट यू हैव टू नो कि कौन से सेल पे अपन एप्सिलॉन ऐड करेंगे, और कंडीशन है कि वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करना चाहिए. राइट? तो 3 एप्सिलॉन मेरे को ऐड करने थे, 3 एप्सिलॉन मैंने ऐड कर दिए. करेक्ट? अब नंबर ऑफ एलोकेशन मेरे पास 7 हो चुके हैं. तो अब मैं अपनी ओरिजिनल प्रोसेस ऑप्टिमिलिटी की जो है वो मैं अप्लाई कर सकता हूं. फटाफट सॉल्व करें. डमी नहीं, U1 को ही 0 लो ना. U1 पहला जो है ले सकते हैं. क्या बोल रहा हो? इसको 0 कैसे, लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू 0 आएगी यार. इसको 0 लोगे तो यहाँ पे -1, सॉरी, तो सारी वैल्यू 0 आ जाएगी. तो आने दो ना, क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। चलो देखो, डीजेनरेसी है तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कुछ इटरेशन करने में आपको कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। करेक्ट है? होगा क्या कि एप्सिलॉन एक सेल से निकल के दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन डीजेनरेसी जब है तो आपको करते जाना है, आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? आंसर तो मिलेगा, राइट आंसर पे हम पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कुछ इटरेशन में ऐसा हो रहा है क्या, शुरुआत में तो होगा ही क्योंकि बहुत सारे एप्सिलॉन है। तो चलो एक आध इटरेशन अपन करके देख लेते हैं। सेवन, तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ पे 0 लेना है, ले लो। 6, 7 and 2। चलिए अब सेवन, 2, 2, 6, 6, 6, 7, 7 and 2। Now let's calculate the Cj minus Zj. 4 minus 7 minus 3, 2 minus 2 equal to 0, 1 minus 6 minus 5, 6 minus 2 4, 8 minus 6 2, 5 minus 7 minus 2, 3 minus 6 minus 3, 1 minus 7 minus 6, 2 minus 2 equal to 0। यही आ रही है सीजे माइनस जेड। पहले इटरेशन के बाद सीजे माइनस जेड की टेबल यही आ रही है, ठीक है ये। चलो तो अभी यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम नेगेटिव मिल रहा है -6, तो -6 पे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ +x, यहाँ पे किया +x तो यहाँ पे हुआ -x, यहाँ पे आया +x,
यहाँ पे प्लस एक्स, तो फिर यहाँ पे आ गया माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? तो भैया रिजल्ट तो इंप्रूव हो रहा है, रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो अभी नया है, इधर देखो नया जो अब मेरे को मिला प्लस एक्स मैंने यहाँ पे किया, तो नया एलोकेशन जो मेरे को मिल रहा है वो यहाँ पे आ गया आपका 100, ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया 100, ठीक है। तो सेकेंड इटरेशन के बाद मेरे को मिल रहा है 100 एप्सिलॉन एप्सिलॉन 100 एप्सिलॉन और 100। नंबर ऑफ एलोकेशन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अगेन मेरा प्रॉब्लम जो है वो हो गया है, नहीं कितना 6 ही चाहिए ना मेरे को, हाँ 7 चाहिए, हाँ। तो अगेन मेरा प्रॉब्लम जो है वो हो गया है डी जनरेट, राइट। डी जनरेट हो गया है, तो फिर से एक जगह पे मेरे को भी एप्सिलॉन ऐड करना पड़ेगा, राइट। क्या मैं इस 1 पे एप्सिलॉन ऐड कर सकता हूँ? क्या इस 1 पे मैं एप्सिलॉन ऐड कर सकता हूँ? क्योंकि इस 1 पे ऐड करूंगा तो फिर ये क्लोज लूप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 1 पे अपन नहीं ऐड कर सकते हैं। ये 4 पे अपन कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं होगा, यहां पे माइनस किया तो प्लस फिर भी नहीं होगा। कैन आई ऐड एट दिस 2? क्या मैं एप्सिलॉन इस 2 पे ऐड कर सकता हूं? यस और नो? यहां पे ऐड किया, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, वापस अपने घर पे पहुंच गए, क्लोज लूप फॉर्म हुआ, तो यहां पे ऐड नहीं होगा। 4 पे मैं ऐड कर सकता हूं, तो 4 पे मैं ऐड कर लेता हूं, 2 पे नहीं कर सकते ना, नीचे वाले 2 पे। चलो ठीक है, यहाँ पे कर लो, नीचे वाले 2 पे किए तो यहाँ पे बस एक माइनस है, ठीक है, नीचे वाले 2 पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ऐड कर लेते हैं एप्सिलॉन, ये सेल पे मैंने एप्सिलॉन ऐड कर लिया, तो नया एलोकेशन तो बोलो क्या? यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये वाले 0 में हाँ, तो 100 लिखा तो है यहाँ पे, एप्सिलॉन था यहाँ पे आया था ना 100 के यार, कॉस्ट मैट्रिक्स और वो एलोकेशन था यहाँ पे 100 ना। चलो नया एलोकेशन मेरे को मिल रहा है 100 100 100 एंड 100, और एप्सिलॉन हमने ऐड किया है यहाँ पे, और एप्सिलॉन हमने ऐड किया है
चलिए फिर से अपन यहीं पे इसको 0 ले लेते हैं। टू 1 2 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको अपन 0 ले लिए तो फिर से ये मेरे को मिल गया 0 0 एंड 0। यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 2 0 एंड 1। राइट, ठीक है। चलिए फिर से टेबल बना के देख लेते हैं। इसमें घबराने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ। दिस क्वेश्चन इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, ताकि इटरेशन का आपको प्रैक्टिस हो जाए। इतना बड़ा क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा। चलिए तो अब वन टू 6 1 2 6 6 1 and 0 6 6 6। फोर माइनस 1 3 0 and 1 minus 6 minus 5 7 minus 1 6 6 minus 2 6 minus 2 आ रहा है आपका 4 8 minus 6 2 और 5 minus 1 4 and 3 minus 6 is minus 3। राइट, ठीक है। ये टेबल आ रही है सीजे माइनस जेड जे की सेकंड इटरेशन के बाद। सेकंड इटरेशन के बाद ये टेबल आ रही है। क्या बोलो? लास्ट कॉर्नर में 0। हाँ ठीक है, लास्ट कॉर्नर में 0 आ रहा है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे आ रहा है -5, यहाँ पे आ रहा है -5, यानी कि यहाँ पे मेरे को ऐड करना है। ये सेल पे मैंने किया प्लस, यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ होगा माइनस, प्लस माइनस। अगेन देयर इज द इंप्रूवमेंट इन द रिजल्ट। फिर से हमारा रिजल्ट जो है वो अभी इंप्रूव होगा। क्यों इंप्रूव होगा? क्योंकि नहीं, इसलिए इंप्रूव होगा क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट ऐड हो रही है उसकी वैल्यू 100 आ रही है। देखो यहाँ पे मैंने प्लस किया है, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। करेक्ट है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितनी वैल्यू ऐड करूंगा वो मैं देखूंगा कि मैं माइनस कहाँ पे किया हूँ। तो माइनस ये 100 और ये 100 पे किया हूँ, तो यहाँ पे मेरा प्लस 100 होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमारा प्लस 100 हो गया। यहाँ पे आ गया 100 और ये दो एलोकेशन अपने फिर से 0 हो गए।
चलो अभी कितने लोकेशन आ रहे हैं अपने पास में? 1 2 3 4 5 6। एक सेल में मेरे को फिर से एप्सिलॉन ऐड करना पड़ेगा। तो अभी ये 3 पे अपन एप्सिलॉन ऐड कर सकते हैं, प्लस माइनस खत्म हो गई कहानी। तो यहां पे अपन एप्सिलॉन को ऐड कर देते हैं, राइट। चलिए जी, यहां पे एप्सिलॉन ऐड किया तो अब मेरे को ठीक 1 2 3 4 4 और 3 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिया हमने 0, ये 0 तो यहाँ पे भी आ गया 0, और ये भी आ गया 0। फिर दिस इज 2, 2 के बाद यहाँ पे आया 0, और दिस इज 3, दिस इज 1, -2। ठीक है, चलिए सात, ठीक है। थ्री 1 2 -1 0 -2 3 1 0, राइट। चलिए तो अब अपन देख लेते हैं। सिक्स -3 आ गया 3, 4 -1 3, 2 -2 0, now here 8 6 2 कहाँ पे बोलो, ये 2 की जगह, अच्छा 8 था ना, ठीक है। 2 हो या 5 हो, मेरे को दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे को तब आएगी जब कोई नेगेटिव आएगा। जब तक नेगेटिव नहीं आ गया ना, ख़त्म हो गया ना, ख़त्म हो गया ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि ख़त्म होने में और ज़्यादा टाइम लगे, राइट। डीजनरेसी के केस में कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आप माइनस लगा रहे हो वो वाला सेल एप्सिलॉन वाला होगा, तो फिर क्या होगा, अगला इटरेशन में आपका सिर्फ एप्सिलॉन का पोजीशन चेंज होगा। तो इटरेशन जो है वो कई बार अपने को बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, लेकिन अपने को उससे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अपने को बस स्टेप जो है वो क्लियर होना चाहिए, राइट। स्टेप क्लियर है तो अपने लिए सफिशिएंट है, अपने को इतना बड़ा क्वेश्चन गेट में करने के लिए नहीं आएगा,
क्लियर हुआ बेटा ये? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? बस ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन को सही जगह पे आपको प्लेस करना है। सही जगह क्या होगी एप्सिलॉन की? जहां से कि लूप ना बने, करेक्ट है। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर किसी सेल में एलोकेशन करना है तो वो क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए, राइट। और जहां जहां पे आपने माइनस किया उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उस सेल का एलोकेशन होगा। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, फिर कल स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट।